दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय एशिया सहित पूरी दुनिया का पहला सबसे विशाल विश्वविद्यालय हुआ करता था, जो हमारे भारत की धरती पर मौजूद था। इस विश्वविद्यालय में दुनिया भर के छात्र ज्ञान प्राप्ति के लिए आया करते थे। बिहार का ये विश्वविद्यालय कभी बौद्ध धर्म का गढ़ हुआ करता था और वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों सहित एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, सर्जरी जैसे सैकड़ों विषयों की लाखों किताबें इसकी लाइब्रेरी में मौजूद थी। लेकिन एक क्रूर शासक, विदेशी राक्षस और नरभक्षी मुस्लिम तुर्की शासक ने जलन की आड़ में शिक्षा के इस भंडार को जलाकर तबाह कर दिया। उसने शिक्षकों से लेकर विद्यार्थियों को जिंदा काटा, जलाया और लगातार 3 महीनों तक आग की लपटों में धधकते हुए ये ज्ञान का सागर सूख गया। तो क्या खासियत रही होगी नालंदा यूनिवर्सिटी की और क्या है इसका रुला देने वाला इतिहास? आखिर क्या दुश्मनी थी इस क्रूर शासक की नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ और कौन था ये जालिम शासक? अगर नालंदा यूनिवर्सिटी आज भारत में होती तो भारत के हालात क्या होते? जानने के लिए पूरी कहानी आज के वीडियो में जरूर देखिएगा और आपसे उम्मीद है आप वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के समय में जब भी दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी यूनिवर्सिटीज की बात आती है तो आज हम सभी इटली की बोलोग्ना यूनिवर्सिटी के बारे में ही जानते हैं। लेकिन 5वीं से 12वीं सदी के बीच भारत के एक राज्य बिहार की धरती पर मौजूद थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो ज्ञान का असीम सागर अपने अंदर समेटे हुई थी। और हमारा भारत ही एक ऐसा देश था जिसने दुनिया को सबसे पहले यूनिवर्सिटी दी थी। आज जब भारत के लोग लंदन, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहीं हजारों साल पहले चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्शिया, जापान और तुर्की से अलग अलग भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में ज्ञान की खोज में आते थे। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हेनसांग और इत्सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए आने वाले छात्रों का चयन उनके साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता था। यहाँ आने वाले 10 में से केवल 3 छात्रों को ही यहाँ पर पढ़ने के काबिल माना जाता था। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में कभी भी छात्रों को आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से पढ़ाई से वंचित नहीं रखा गया। यहाँ छात्रों के रहने, खाने, कपड़े पहनने से लेकर उनकी शिक्षा और सभी बेसिक जरूरतों का ख्याल निःशुल्क रखा जाता था। इस विश्वविद्यालय का खर्च उन 200 गांव से मिलने वाली सेवाओं और अनाज से चलता था, जो विश्वविद्यालय को दान में दिए गए थे। 8 अलग अलग भागों में बटी हुई इस यूनिवर्सिटी में कई मंदिर, मॉनेस्ट्रीज, क्लासरूम, हॉल्स और स्तूप, झीलें और बगीचे मौजूद थे। इतना सब होने के बाद भी यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ की लाइब्रेरी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी, जिस धर्मगंज कहा जाता था। इस लाइब्रेरी में आयुर्वेद से लेकर अंतरिक्ष तक का ज्ञान मौजूद था और कुल मिलाकर 90 लाख किताबें थीं। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से भी कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। मतलब सन्यासियों से 7 टीचर्स और स्टूडेंट्स भी हर मुद्दे पर अपनी राय देते थे। इस यूनिवर्सिटी की पूरी इमारत लाल ईंटों से बनी हुई थी। ये इमारत महात्मा बुद्ध को 500 व्यापारियों द्वारा तोहफे में दी गई थी और उस समय से ये यूनिवर्सिटी बौद्ध धर्म का गढ़ कही जाती थी। इस यूनिवर्सिटी को 3 राजाओं ने मिलकर पूरा किया था, जिनमें पहले राजा गुप्त वंश के मगध के कुमार गुप्त हुआ करते थे। कुमार गुप्त ने ही 500 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। इसके बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रांगण की दूसरी मंजिल का निर्माण कराया और आखिर में बंगाल के राजा देवपाल राणा ने इस यूनिवर्सिटी को देखा और इसे देखकर उन्हें इतना गौरवान्वित महसूस हुआ कि उन्होंने इसके प्रांगण की तीसरी मंजिल का निर्माण कराया। और इस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण गुप्त वंश, हर्ष वंश और पाल वंश की देन थी। लेकिन एक कड़वा सच ये भी रहा है कि जब से नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया था, इसने अपनी जमीन पर कई हमलों को झेला था, लेकिन हर बार ये दोबारा से उठ खड़ी हुई। लेकिन अफगानिस्तान के कबीले से बख्तियार खिलजी नाम के क्रूर आक्रांता के हमले के बाद इस यूनिवर्सिटी का नामो निशान मिट गया। इस आक्रांता ने बिहार के अलग अलग जिलों पर हमला किया और कई जगह अपना कब्जा कर लिया। लेकिन इसी दौरान ये क्रूर, लुटेरे और मूर्ति पूजकों का विरोधी एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हुआ जिसका इलाज कोई हकीम भी नहीं कर पाए। तब किसी ने इसे बताया कि वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद के ज्ञाता आचार्य श्री राहुल श्री भद्रा ही उसे इस बीमारी से बचा सकते हैं।
हालांकि खिलजी को आचार्य श्री राहुल श्री भद्रा पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो नालंदा यूनिवर्सिटी में आया। जब आचार्य श्री राहुल भद्रा जी ने उसे अपनी आयुर्वेदिक दवाइयां दी तो उसने लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं पक्का मुसलमान हूँ और काफिरों की दी हुई दवाइयों में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ और मैं नहीं खाऊंगा। अगर आप में इतनी शक्ति है तो आप मुझे बिना छुए और बिना किसी दवा के ठीक करके दिखाइए। तब राहुल श्री भद्रा जी का कहना था कि अगर आप एक मुसलमान हैं तो कुरान तो पढ़ ही सकते हैं, तो लीजिए इस कुरान को हर रोज नियमित तौर पर पढ़ना शुरू कीजिए। खिलजी ने उनकी बात मान ली और हर रोज कुरान पढ़ते पढ़ते उसने महसूस किया कि वो ठीक हो रहा है। उसकी ऐसी बीमारी जिसे उसकी जात के हकीम ठीक नहीं कर पाए, उसे एक आयुर्वेद के ज्ञाता ने बिना किसी दवा के ठीक कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ तो उसने इस बात का पता लगाने की कोशिश की। तब खिलजी को पता चला कि श्री राहुल श्री भद्रा जी ने कुरान के पन्नों पर आयुर्वेदिक दवाई लगाई थी, जो सांस के माध्यम से हर रोज खिलजी के अंदर जा रही थी और खिलजी ठीक हो रहा था। तो अपने ठीक होने की खुशी मनाने की बजाय ये जानकर खिलजी आक्रोश से भर गया कि आखिर ऐसा ज्ञान भारत के हिंदुओं के पास कैसे आया, और उसने ठान लिया कि ये ज्ञान खत्म होना चाहिए। और अपनी इसी जलन और असुरक्षा की भावना के चलते उसने नालंदा यूनिवर्सिटी पर 1193 में हमला किया। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कभी गौतम बुद्ध का गढ़ हुआ करता था, जहां गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं और स्तूप मौजूद थे और शांति का प्रतीक हुआ करता था, जहां गौतम बुद्ध आचार्य, विद्वानों और शिक्षकों सहित विद्यार्थियों को ज्ञान के उपदेश दिया करते थे, इस मूर्ति पूजक विरोधी खिलजी ने उसी नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। क्रूर विदेशी आक्रांता ने नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूद हजारों शिक्षकों सहित विद्यार्थियों को जिंदा काटा जलाया और नालंदा विश्वविद्यालय में जहां ज्ञान का सागर बहता था वहां खून की नदियां बहा दी। इतिहास बताता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगाई गई थी तब आसपास की इमारत में लगी हुई आग तो कुछ दिनों में ठंडी हो गई थी, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी की तीनों लाइब्रेरी, जिसे भारत का भविष्य कहा जाता था, उसमें रखी हुई 90 लाख किताबों में लगी हुई आग 3 महीने तक धधकती रही और 3 महीने तक जलने के बाद ये ज्ञान का असीम भंडार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। सदियों तक धूल और मिट्टी में दबी हुई ये यूनिवर्सिटी 19वीं शताब्दी में फिर एक बार लोगों के सामने आई, जब एक अंग्रेज अफसर ने इस यूनिवर्सिटी को खोजा। दरअसल इस अंग्रेज अफसर को एक ऐसी डायरी मिली थी जो किसी चीनी यात्री की थी। उस डायरी को पढ़ने के बाद ये नालंदा यूनिवर्सिटी वाले क्षेत्र के पास पहुंचा और वहीं उसने टहलते हुए ईंटों की परतों के नीचे एक इमारत को महसूस किया और फिर इसी अंग्रेज अफसर ने खुदाई करके नालंदा विश्वविद्यालय के 5% भाग का पता लगाया। इसके बाद 2016 में मोदी सरकार के राज में एक बार फिर नालंदा विश्वविद्यालय का मुद्दा उठा और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में दर्ज किया। नालंदा विश्वविद्यालय की खोज दोबारा से शुरू की गई और आज यूनेस्को की तरफ से नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को निकालकर और सहेज कर रखा जाता है। आज नालंदा यूनिवर्सिटी में कई कांसे की मूर्तियां भी अवशेषों के रूप में खुदाई के दौरान निकल कर आई हैं। ऐसे में पुरातत्व विभाग के लोगों का मानना है कि हो सकता है नालंदा यूनिवर्सिटी में धातु की मूर्तियां बनाने का अध्ययन भी कराया जाता हो। नरेंद्र मोदी जी के समर्थन के बाद 25 नवंबर 2010 को नालंदा की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई थी। तो दोस्तों, ये थी नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।